हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ठीक है, आज हम डे 10 में हैं। यूपीपीएससी एई का जो इंपॉर्टेंट नोट सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो ये है कि जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके एक एंड पे अगर एक मूवमेंट लग रहा है तो थीटा ए थीटा बी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो थीटा ए की अगर बात करें तो ml/6EI हो जाएगा। ठीक है, और थीटा बी की बात करें तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब ml/3I हो जाएगा। ठीक है, राइट है। और अगर सेंट्रल डिफ्लेक्शन की बात करें कि सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा तो ml² / 16EI हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें तो ml² / 9√3EI हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये 9√3EI कहाँ से होगा, देखिए मूवमेंट किधर लगा है, मूवमेंट लगा है बी से, तो हम मेज़र करेंगे ए से l/√3 पे होगा। ठीक है, ऐसे मेज़र कर लेते हैं इसको। ठीक, फिर अगर देखिए इसी में क्वेश्चन अगर वेरी कर जाए कि एक इधर भी मूवमेंट उसने लगा दिया सेम, ठीक है, लेकिन ये इसके अपोजिट है, तब थीटा ए और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तब देखिए इसमें थीटा ml/3EI ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। तब इसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा ए की वैल्यू ml/2EI और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ml/2EI, मतलब दोनों की ही वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, और सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, सेंट्रल डिफ्लेक्शन ही जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ml² / 8EI, है ना। तो अभी जब सिंगल मूवमेंट लगा है तो 16EI और जब डबल लोड दोनों साइड हो जाएगा तो यहाँ पे 8EI हो जाएगा, राइट। चलिए फिर अगला पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो कमिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट ईयर है, जो सबसे पहले जयकर कमेटी की बात करें। जयकर कमेटी हमें बताया 1927 में बनी थी। सेंट्रल रोड फंड जिसे हम CRF बोलते हैं 1929। IRC की बात करें तो 1934 से शुरुआत हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो 1939 है। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950। नेशनल हाईवे एक्ट 1956। उसके बाद जो PM ग्राम सड़क योजना है वो 2000 से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आप ये सभी ईयर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसके भी आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेवल ऑफ सर्विस की। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये जो 6 लेवल ऑफ सर्विस है ABCDEF। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ए क्लास है वो सबसे बेस्ट, मतलब कि थ्योरेटिकली वो सबसे बेस्ट लेवल ऑफ सर्विस है कि अगर ए टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स उस ट्रैफिक फ्लो में है तो वो बेस्ट लेवल ऑफ सर्विस देगा। ठीक है, और अगर एफ टाइप की है तो वो वर्स्ट देगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम किसको देते हैं, प्रैक्टिकली हम बी को फॉलो करते हैं कि बी डिजायर्ड है, क्योंकि ए में क्या होता है कि स्पेसिंग बढ़ जाती है और स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है, तो जो ट्रैफिक कैपेसिटी है वो फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इस वजह से हम बी लेवल ऑफ सर्विस को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि प्रैक्टिकली कौन सा बेस्ट है, बी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें अगली बात की कि एफएम में जो हमारा सोर्स और जो ये वेलोसिटी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो देखिए अगर सोर्स है तो हमें पता है कि यहाँ से क्या होगा, निकल रहा होगा, राइट। तो अगर यहाँ से निकल रहा होगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/2π ln ठीक है, लेकिन अगर भाई सिंक होगा तो हमें पता है सिंक में क्या है, सभी चीज़ें आ रही होंगी, तो सोर्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में Q/2π इंटू में ln R हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक ये सोर्स और सिंक को याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें टरबाइन और डिस्चार्ज और हेड में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है जो इम्पल्स टरबाइन होती है उसको क्या, उसमें डिस्चार्ज काफ़ी कम होता है लेकिन हेड की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। उसी तरीके से फ्रांसिस की बात करें तो उसमें मीडियम डिस्चार्ज होता है और मीडियम हेड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। लेकिन अगर वहीं बात करें कैप्लान की बात करें तो कैप्लान टरबाइन में क्या होता है कि हाई डिस्चार्ज आता है लेकिन लो हेड पे ही काम बन जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि कैप्लान, इम्पल्स और फ्रांसिस में कैसे कैसे डिस्चार्ज और हेड की वेरिएशन होती है। ठीक है, तो वहीं इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स पेल्टन टरबाइन कैसा है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, इसको TFR ही बोलते हैं। फ्रांसिस कैसा है, जो पुरानी फ्रांसिस टरबाइन होती थी वो रेडियल फ्लो आती थी, RFR बोलते थे, और जो न्यू टरबाइंस आ रही हैं फ्रांसिस की वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस हैं। ठीक है, कैप्लान टरबाइन को एक्सियल फ्लो टरबाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो देखिए पेल्टन टरबाइन जो सिंगल जेट वाली होती है, मतलब सिंगल जेट की, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, 10 से 35 होती है। पेल्टन मल्टीपल जेट की अगर बात करें तो 35 से 60 होती है। फ्रांसिस की बात करें तो 60 से 300 वेरी करती है, और कैप्लान की बात करें तो 300 से 1000 वेरी करती है, राइट। तो आप इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं ये स्पेसिफिक स्पीड का। ठीक है, फिर अगली बात करें कि जो डायगोनल कंप्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो देखिए डायगोनल कंप्रेशन क्या है कि हैवी शेयर होती है, मतलब शेयर बहुत ही हैवी है और वो फेल कैसे करेगा, क्रशिंग से करेगा, तभी क्या बोल रहे हैं उसको डायगोनल कंप्रेशन बोल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं डायगोनल टेंशन हो जाए तो डायगोनल टेंशन में क्या होगा कि शेयर फोर्स तो हाई है लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल बेंडिंग मोमेंट भी है, और ये मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, है ना। जैसे
ये ऐसे खींच रहा होगा, है ना, तो ये क्या हो गई, ये न्यूट्रल डायगोनल न्यूट्रल एक्सिस हो गई, यहाँ से डायगोनली टेंशन और यहाँ से डायगोनली टेंशन, तभी तो ये लार्ज शियर फॉर स्मॉल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे हो जाएगा, राइट। फिर अगली बात करें फ्लेक्चरल शियर की, तो फ्लेक्चरल शियर क्या होता है, नाम में लिखा फ्लेक्चरल, यानी फ्लेक्चर की वजह से आ रहा है, यानी लार्ज बेंडिंग मोमेंट और वेरी स्मॉल शियर फोर्स है, ठीक है। और फ्लेक्चरल शियर क्रैक कैसे होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ठीक है। और वहीं डायगोनल टेंशन 45 डिग्री पे आता है, ठीक है। फिर हम बात करें मिनिमम बीम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर फायर रेजिस्टेंस एज पर IS 456। देखिए हमारा जो IS 456 है उसमें मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड दे रखी है कि हमें कितना आवर्स का फायर रेजिस्टेंस चाहिए, उसके हिसाब से कितनी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए बीम की, ठीक है। तो अगर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का फायर रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो मिनिमम 200 mm विड्थ चाहिए ही चाहिए। 3 आवर तक का चाहिए तो 240 और 4 आवर का चाहिए तो 280 चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर फायर रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आधे घंटे से 2 घंटे के लिए 200 mm, 3 घंटे के लिए 240, 4 के लिए 280, राइट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं टिम्बर में, उनके जो नेम होते हैं कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो जो याद रखना कि जो बेथल प्रोसेस है वो जो क्रियो सॉर्टिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बेथल प्रोसेस बोलते हैं। सर एबल्स प्रोसेस क्या है, ये फायर प्रूफिंग करते हैं। और मैकनील्स प्रोसेस क्या है, ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आप याद रखिएगा, टिम्बर के इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नाम से ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आपको इस PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल कंसोलिडेटेड में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फ्लैश सेट और फॉल्स सेट में क्या डिफरेंस है। जब हम बात करेंगे फ्लैश सेट की, तो फ्लैश सेट का मतलब क्या है कि वो इमीडिएटली अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर रहा है, और किसकी वजह से लूज़ करता है, C3A की वजह से लूज़ करता है, ठीक है। लेकिन जो ये फिनोमिना है ये कैसे होता है, ये विथ लॉट ऑफ जनरेशन हीट, मतलब हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस में, ठीक है, कंसिडरेबल हीट जनरेट होती है। लेकिन अगर वहीं पे फॉल्स सेट होगा तो देखिए फॉल्स सेट में भी क्या है, वो प्लास्टिसिटी तो अपनी लूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे हीट जनरेशन बहुत कम हो रही है, और ये किसकी वजह से होता है, जिप्सम की वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉल्स सेट और फ्लैश सेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे वेन शेयर टेस्ट का, इसको सॉफ्ट और सैचुरेटेड सॉइल पे करते हैं, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने वेन शेयर का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक गलत लिख दिया था, तो अभी रेक्टिफाई करके लिख लेते हैं। जो वन वे शेयरिंग होती है उसमें क्या होता है, T/πd² h/2 d/12 हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये d/2 कर दिया था और h/12 कर दिया था, तो उसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से 2 वे कर देंगे तो फिर से नीचे और बॉटम का भी टॉप का भी हिस्सा जुड़ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, d/6 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला याद होगा। फिर हम बात करें कि जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं 4 E, J, K और म्यू, मतलब यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें सिर्फ 2 पता हो तो बाकी 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार हमसे पूछता है कि मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है हमें, तो 2 की रिक्वायरमेंट है, बाकी 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो मैंने लिखे हुए हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसके मॉडुलस के बीच क्या रिलेशन है, E=2G इंटू म्यू 1 + म्यू, और E=3K 1 - 2 म्यू, E=9 kg/3K + G, म्यू 3K - 2G अपॉन 6K + 2G, ठीक है। तो ये आप सारा फॉर्मूला याद रखे होंगे, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है ओपन चैनल फ्लो का, कि जैसे ये कोई वियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई गेट लगा है जो ये क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा पानी के थ्रू, जैसे ये क्या होगा, पानी तो अब यहाँ पे y2 डेप्थ होगी और यहाँ पे y1 डेप्थ होगी, राइट। तो y1 ज़्यादा होगी, y2 कम होगी, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, तो फोर्स वैल्यू क्या होती है, γ/2 y1 - y2 का होल क्यूब अपॉन y1 + y2। कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि y1 - y2 का होल क्यूब अपॉन y1 + y2, ये सारा डेटा आपको दिया रहेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा फोर्स ऑन स्लुइस गेट बता दीजिए, ठीक है। फिर अगला जो हमारा फॉर्मूला है कि रेक्टेंगुलर चैनल में अल्टरनेट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता ही है कि YC³ क्या हो जाएगा, 2y1² y2² अपॉन y1 + y2, ठीक है। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, क्या करना है, y1 और y2 दोनों की YC रख दीजिए, तो देखिए YC³ YC³ आना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर ई की बात करें, एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, y1² + y2² + y1 y2 अपॉन y1 + y2। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, y1 की जगह YC रख दीजिए, y2 की जगह भी YC रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3/2 YC आनी चाहिए, राइट। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कंजुगेट डेप्थ की, ठीक है, जिसको हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, YC³ y1 y2 इंटू में y1 + y2/2। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अल्टरनेट डेप्थ में
y1² आता है और yc³ में y1 y2 आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे आपको ध्यान में रखना है, बस ये आपको माइंड में रखना है कि 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन पाइल की बात कर लें तो लूज सैंड फील्ड है तो उसमें मिनिमम स्पेसिंग कितनी रखनी है, 2D रखनी है। एंड बेयरिंग पाइल्स हैं तो 2.5D होगा, फ्रिक्शन है तो 3D होगा, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एंड बेयरिंग के लिए 2.5D और फ्रिक्शन के लिए 3D, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर अगली हम बात करेंगे सॉफ्टवुड और हार्डवुड ट्री के एग्जांपल कौन से हैं। देखिए सॉफ्टवुड में चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस, बस आप ये याद रखिए। हार्डवुड में आपको पता है कि मोस्टली डेसिडुअस ट्रीज होते हैं तो टीक, साल, महोगनी, बबूल, शीशम, ओक ट्री एटसेट्रा आप याद कर सकते हैं। टीक, साल, महोगनी, बबूल, शीशम, ओक, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि प्लेन टेबल का फिक्स कब अच्छा होता है। जैसे क्वेश्चन आता है ना, प्लेन टेबल, द फिक्स ऑफ द प्लेन टेबल इज गुड व्हेन, तो आपको एग्जांपल क्वेश्चन ऑप्शन में करके दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लोकेशन ऑफ स्टेशन क्या होगा, विद इन द ग्रेड सर्किल होगा, है ना। और बैड कब होता है, जब वो ग्रेड सर्किल पे ही लाई करे या पॉइंट्स ग्रेड सर्किल पे लाई करें तब दिक्कत होती है। तो अच्छा कब होगा, जब वो पॉइंट क्या होगा, जिस लोकेशन पे स्टेशन है वो ग्रेड सर्किल के अंदर हो, पहला चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो मिडिल स्टेशन है वो उस पॉइंट के नियरर हो कंपेयर टू अदर 2 पॉइंट्स, है ना। तो इस तरीके से मिडिल ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल देन अदर 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्लेन टेबल का फिक्स क्या माना जाएगा कि वेरी गुड है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि हमें शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करनी होती है। देखिए शेयर इन्फोर्समेंट, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करता है, इंप्रूव डक्टिलिटी करता है, अवॉइड क्रैक ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन करता है, अवॉइड क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर करता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। फिर अगला पॉइंट है कि काम पीरियड क्या होता है ना। एयरपोर्ट में जब रनवे डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है काम पीरियड क्या होता है। तो ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड वेलोसिटी इज लेस देन 6.4 kmph। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.4 kmph, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कि काम विंड वेलोसिटी किसको कहते हैं, किससे कम होनी चाहिए, तो 6.4 kmph आपको याद होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड वेलोसिटी इज लेस देन 6.4 kmph इज नोन एज व्हाट, काम पीरियड, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि विंड कवरेज क्या होता है। तो ये भी देखिए एयरपोर्ट का ही सवाल है। परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर, ये ध्यान रहे इन अ ईयर है, यहाँ पे डे लिखा हो सकता है, वीक लिखा हो सकता है, मंथ लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा ईयर होता है। ड्यूरिंग विच क्रॉस विंड कंपोनेंट इज विद इन इट्स परमिसिबल लिमिट्स। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ टाइम जिसके दौरान वो जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही है। तो क्रॉस विंड कंपोनेंट हमने पढ़ा था, स्मॉल के लिए 15 होना चाहिए, मीडियम के लिए 25 होना चाहिए और बिग एयरक्राफ्ट के लिए कितना होना चाहिए, 35 kmph होनी चाहिए। क्या मैक्सिमम क्रॉस विंड कंपोनेंट है कि स्मॉल के लिए 15, 25 और 35, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यानी अगर किसी बिग एयरक्राफ्ट की बात करें तो बिग एयरक्राफ्ट के लिए 35 kmph हो गया। तो जितना परसेंटेज ऑफ टाइम विंड वेलोसिटी 35 kmph से कम रहेगी उसी को क्या बोलेंगे, विंड कवरेज बोलेंगे, ठीक है। विंड कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ द ईयर टाइम में हमारा जो लैंडिंग रनवे हम बता रहे हैं वो यूटिलाइजेबल होगा, मतलब कि कितना परसेंट वो उतने लेंथ पे काम कर जाएगा, है ना। फिर हम बात करें जो रैंकाइन थ्योरी है। देखिए रैंकाइन थ्योरी क्या करती है, हमें पता है कि जैसे हमारा ये एक्टिव ग्राफ है ना, तो एक्टिव सबसे कम होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है एट रेस्ट होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है पैसिव होता है। तो रैंकाइन भाई साहब ने क्या किया है कि रैंकाइन की जो थ्योरी वो ये कहती है कि उन्होंने एक्टिव अर्थ प्रेशर को ओवर एस्टिमेट कर दिया है ना, और जो पैसिव अर्थ प्रेशर है उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अब देखिए कितनी कमाल की बात है कि मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर ऑलरेडी एक्टिव से ज़्यादा है, इसके बावजूद रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग पैसिव अर्थ प्रेशर इज अंडर एस्टिमेटेड एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट वही है कि के नॉट के पी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमें सारे फॉर्मूले पता ही हैं कि के की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई हो जाता है। के नॉट 1 माइनस साइन फाई या म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगली बात करें तो के पी की जस्ट इसी का 1/K हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई हो जाएगा, राइट। फिर लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन की बात करें तो देखिए लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। न्यूमेरिकल तो आपसे इसका नहीं चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, मतलब वो पीटी हो जाएगा, ठीक है। तो पीएस क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन है, 1 प्लस एम एल एन इनवर्स इंटू में एन टी, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर इंटू में पी वन प्लस पी टू पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको याद कैसे करना, तो देखिए ईजी है
कि जैसे P0 P1 P2 तो आपको दिया ही रहता है, तो आपको P0 P1 P2 मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ आप कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए तीनों दोनों क्या है, क्यूब टर्म है, और नीचे दोनों स्क्वायर टर्म है, तभी तो यहाँ पे एक सिंगल बचेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, मिडिल वाले का स्क्वायर कर देना और रेस्ट टू को मल्टीप्लाई करना है। तो P1 स्क्वायर इंटू में P0 प्लस P2 हो गया, और नीचे सेम वही चीज़ नीचे उतर के आ गई, P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट आ जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, PS माइनस P0 अपॉन P0 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन T1 ln में PS माइनस P1 अपॉन P1, और नीचे उसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, PS माइनस P0 बाई P0, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आप अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे कि जो हमारी रैंकाइन थ्योरी है वो किस किस चीज़ के लिए वैलिड होती है। तो देखिए रैंकाइन थ्योरी जो है वो कैंटिलीवर और काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल जो है उन दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि रैंकाइन थ्योरी क्या कहती है, रैंकाइन थ्योरी ने पहले से अज्यूम करा है कि जो वॉल का ये है ये फ्रिक्शनलेस है, तो जो फ्रिक्शन जिसमें फ्रिक्शन का हैपनिंग हो रहा होगा वहाँ पे थ्योरी वैलिड नहीं हो पाएगी। तो जैसे ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में कोई फ्रिक्शन का काम नहीं, वो सीधे सीधे यहाँ से मूवमेंट का काम हो रहा है, तो वो वहाँ पे वैलिड है। काउंटर फोर्ट में भी वही काम हो रहा है, ठीक है, बटरसिंग में भी वही काम हो रहा है। लेकिन कूलम थ्योरी क्या कहती है, कूलम थ्योरी तो भाई फ्रिक्शन को अज्यूम करती है, तो वहाँ पे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को वहाँ पे वैलिड हो जाती है। ग्रेविटी कैसे वैलिड करती है, देखिए ग्रेविटी अपने फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जितना टोटल वेट आता है तो ये फ्रिक्शन से उसको अपोज करती है, राइट। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसवर्स फोर्स आ रही है तो उसको फ्रिक्शन के जरिए निगेट करती है, तो इसलिए कूलम थ्योरी वैलिड है, ठीक है। फिर बात करेंगे जो रैंकाइन थ्योरी, आपको ध्यान रखना कि जो कंक्रीट रिटेनिंग वॉल होती है उसके लिए वैलिड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या करता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। रैंकाइन थ्योरी जो होती है कंक्रीट रिटेनिंग वॉल के लिए वैलिड नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे बेसिक रनवे किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। देखिए नॉर्मल लैंडिंग केस, नॉर्मल टेक ऑफ केस और इंजन फेलियर केस, यानी तीन ही केस है जिसके लिए बेसिक रनवे लेंथ क्या की जा रही है, डिज़ाइन की जा रही है ना। मतलब एक तो ये है कि जब नॉर्मल लैंडिंग हो जाए, दूसरा केस ये है कि जब नॉर्मल टेक ऑफ हो जाए, और तीसरा केस है कि हवाई जहाज मतलब या एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ से चला, है ना। अब क्या है कि उसका इंजन फेल कर गया, तो उसके सामने दो ऑप्शन होगा। अगर वो क्लियर वे और स्टॉपेज से पहले है तो क्या करेगा, तब तो वो रुक जाएगा, ब्रेक लगा के किनारे हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्टॉपेज बचा हुआ है। लेकिन अगर वो उस लिमिट से क्रॉस कर गया है तो क्या करेगा, तब वो हवा में उड़ जाएगा और एक चक्कर लगा के फिर वापस आएगा ऐसे, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इंजन फेलियर केस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी का कोई केस नहीं डिज़ाइन होता है बेसिक रनवे लेंथ में, ठीक है। बेसिक रनवे लेंथ इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर इमरजेंसी लैंडिंग केस। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इमरजेंसी लैंडिंग केस के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि नहीं, तो नहीं किया जाता है। किसके लिए करते हैं, केवल इंजन फेलियर केस और नॉर्मल लैंडिंग और टेक ऑफ केस के लिए, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर टर्निंग रेडियस ऑन रनवे कितना होता है, तो V²/125F होता है, ठीक है। फिर क्या है कि आर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, जो टर्निंग रेडियस है, तो सबसोनिक अगर एयरक्राफ्ट है तो 120 मीटर, सुपरसोनिक है तो 180 मीटर, इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था डे 10 का। जल्दी हम जो अगला पॉइंट है वो भी ले आएंगे, आज ही अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।